हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इसी चैप्टर से रिलेटेड ही हमारा आज का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर क्या देखा, ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आए। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कैसे एक पेंटिंग बनी हुई है और उस पेंटिंग को डिस्क्राइब किया जा रहा है। कौन? फ्रेडरिक सोरेस डिस्क्राइब कर रहे हैं। और कैसे उस पेंटिंग के कारण एक नेशन जो है, एक नेशन स्टेट जो है वो बन रहे हैं, वो चीज़ हम लोगों ने देखी। आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है स्पेशली द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के कारण एक नेशन का जो आइडिया था वो स्प्रेड हो रहा था, कहाँ पे? यूरोप में। और यूरोप के अलावा और भी जो अदर पार्ट्स हैं उन सभी जगह पे ये सारी चीज़ हो रही थी। तो सबसे पहले हम लोगों को एक चीज़ ये समझना पड़ेगी कि सर फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले ऐसे क्या क्या चेंजेस थे जो एग्जिस्ट करने लगे थे। देखो, हम लोगों ने 9th में पढ़ा था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण बहुत सारे चेंजेस हुए थे। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले अगर आप लोगों ने देखा होगा जो सोसाइटीज थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। 3 पार्ट्स मतलब 3 स्टेट्स के अंदर थी। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। रिवॉल्यूशन के बाद ये खत्म हो जाती है। रिवॉल्यूशन के पहले क्या था? मोनार्की सिस्टम था। रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है? मोनार्की सिस्टम हट जाता है और क्या सिस्टम आता है? हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आता है। ठीक है, हम लोगों ने उसके पहले देखा था जो जेकोबियंस के जो लीडर थे, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, उन्होंने कुछ वर्ड्स पे, स्पेशली मॉन्सियर और मदामे जैसे वर्ड्स पे उन्होंने पाबंदी लगा दी थी। उसकी जगह उन्होंने क्या प्रमोट किया था? हाँ, सिटीएन एंड सिटी हॉल। इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो हुआ क्या, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के कारण एक आइडिया स्प्रेड हो रहा था, एक प्रैक्टिसेस जो थी लोगों के बीच में प्रमोट की जा रही थी, और लोग उन प्रैक्टिसेस के कारण कलेक्टिव आइडेंटिटीज जो थी उन लोगों की वो बनते हुई थी या बन रही थी। आप सोचो जरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, स्कूल में क्या होता है, आप लोगों की नॉर्मली सभी बच्चों की यूनिफॉर्म एक जैसी रहती है, फर्स्ट चीज़। सेकंड नंबर पे सभी का स्कूल का टाइमिंग एक जैसा रहता है। आप लोगों के लिए जो क्लास जहाँ पे बैठते हैं वो सभी बेंचेस एक जैसे रहती है। तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है? ये चीज़ यही रिप्रेजेंट कर रही है कि आप लोग जो है सभी इक्वल हैं। यूनिफॉर्म स्कूल में होने का रीज़न यही था कि जितने भी बच्चे रहे वो कहीं इस तरीके से डिफ्रेंशिएट ना किया जा सके कि ये बच्चा सोसाइटीज़ में रिच फैमिली से बिलोंग कर रहा है या पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, या ये फर्स्ट स्टेट का है या सेकंड स्टेट का है। एग्जैक्टली यहाँ भी ऐसा ही था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण बहुत सारे ऐसे आइडियाज थे। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सीबीएसई की एग्जाम में 101% पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। सो हम देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस जो थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण हुए थे। तो इन सारे चेंजेस को याद रखने के लिए हम लोगों ने एक ट्रिक बनाई थी जिसका नाम है चैंपियन। और उस ट्रिक का वीडियो भी मैं अलग से अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको उसको डिटेल में समझना तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं कैसे वो ट्रिक रिलेटेड है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो मेरे ट्रिक का वर्ड था सी से, अगर हम बात करें चैंपियन जो वर्ड है इसमें सी से बनता कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क। दैट मीन्स क्या था कि फ्रांस में पहले मोनार्की सिस्टम था, मतलब राजा रूल करता था। राजा जो उसको इच्छा हो, जो करना हो वो सारी चीज़ें राजा करता था। लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आ गया। मतलब अब राजा के पास पावर नहीं है, अब राजा को जो पावर है वो डिवाइड हो चुका है। राजा का पावर जो है वो डिवाइड हो चुका है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट्स में। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या था, राजा को जो डिसीजन लेना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर राजा को कोई नया रूल बनाना है तो वो राजा खुद बनाता था। ठीक है। सेकंड नंबर पे अगर राजा को किसी को पनिशमेंट देना है तो पनिशमेंट भी राजा खुद देता था। और थर्ड नंबर पे जो राजा ने रूल बनाया है उस रूल को इम्प्लीमेंट करवाना है तो वो भी राजा ही कराता था। तो ये जो सिस्टम था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले का सिस्टम था। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि राजा को जो पावर था वो रिड्यूस हो गया। राजा के पास इतना पावर नहीं रहा, अब राजा का पावर रिड्यूस हो जाता है। और अब क्या होता है, जो रूल्स बनाने का काम है, अब रूल्स कौन बनाएंगे? पहले राजा बनाते थे, अब कौन बनाएंगे? अब नेशनल असेंबली बनाएगी। अब कौन रूल बना रहे हैं? नेशनल असेंबली। एक ये चेंजेस दिख रहा है। सेकेंड अगर हम बात करें, पहले जो राजा नियम बनाता था उसी नियम को वो एग्जीक्यूट भी खुद ही कराता था। मतलब वो नियम को इम्प्लीमेंट कराने का काम वो खुद ही कराता था। लेकिन अब ये कौन करेंगे? अब ये मिनिस्टर्स करेंगे या फिर जो ऑफिसर्स हो गए वो लोग ये काम करेंगे। थर्ड नंबर की अगर हम बात करें, पहले जो जजमेंट दिया जाता था, जो जुडिशरी काम होता है, जैसे कुछ क्राइम किया किसी ने, फॉर एग्जाम्पल किसी राजा के दरबार में, राजा जी इसने ये क्राइम करा है, अब इसको क्या सजा सुनाई जाए? तो राजा सजा सुनाते थे कि एक काम करो, इसको जो है दीवार में चिनवा दो। सुनाई देगी सजा, जैसे अनारकली को कि सलीम इस अनारकली को दीवार में चिनवा दो। तो ये काम भी राजा ही करते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, ये काम भी राजा नहीं करेंगे। अब ये काम कौन करेगा? ये काम जो है जुडिशरी सिस्टम का है। अब आपके माइंड में चीज आएगी सर जुडिशरी होता है क्या है? जुडिशरी का मतलब होता है जो आप लोगों ने देखा होगा ना, कोर्ट के अंदर जो काले कोट पहन के घूमते हैं
जज, हाँ, ये जो जज जो है इनका ही काम रहता है, ये बेसिकली डिसाइड करते हैं, जजमेंट देते हैं कि ये क्राइम अगर इसने किया है या नहीं किया। पहले चीज़ तो ये डिसाइड करेंगे, अगर क्राइम किया है, ये गिल्टी है, तो इसको कितना पनिशमेंट और क्या पनिशमेंट देना चाहिए। और ये जो सारा पनिशमेंट होता है ये जज अपने मन से नहीं सुनाता है, ये एक रिटर्न लिखा हुआ है जिसी को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। वहीं पे तो लिखा हुआ है कि क्या पनिशमेंट देना है और क्या पनिशमेंट के बेसिस पे कितना इसको है, किस टाइम के लिए या क्या सजा दी जा सकती है। तो ये जो सारा जो कॉन्सेप्ट था, ये एक चेंजेस आ जाता है जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम के अंदर। सेकंड की बात करें, हाइम्स का मतलब होता है एक प्रेयर सॉन्ग, स्पेशली जो चर्च के अंदर गाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, एक चीज़ तो ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, उस यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर जो 90% जो लोग हैं वो एज अ क्रिश्चियंस रिलीजन्स को बिलोंग करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और वो सारे लोग चर्च जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। अब वो चर्च जाएंगे तो चर्च में कौन सी सॉन्ग्स वो प्रेयर गाएंगे या सॉन्ग्स गाएंगे चर्च में जो रिलेटेड है उनके रिलीजन से रिलेटेड। तो ऐसा ही जो थे, जो नए सॉन्ग्स गाते थे, स्पेशली जो प्रेयर सॉन्ग होते थे, वो जो कंपोज किए गए, और सॉन्ग्स के अंदर कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की फीलिंग, एक एकता की फीलिंग होती थी। जैसे अगर हमारे इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट के अंदर आप लोगों ने सुना होगा एक जो सबसे फेमस, जो महात्मा गांधी भी हमेशा गाते थे, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। है क्या ये भी हाइम्स है। क्यों? क्योंकि ये हमारे मंदिर में गाया जा रहा है। ये स्पेशली महात्मा गांधी गा रहे थे फ्रीडम मूवमेंट के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना, ये हाइम्स का कॉन्सेप्ट कि नए हाइम्स बन रहे थे। ये चीज़ हुई सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे अगर हम बात करें CHA से अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था ना वो कैसा हो गया, सेंट्रलाइज हो गया। मतलब सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। अब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे वो कहाँ से लिए जाएंगे, वो सेंटर से लिए जाएंगे। सेंटर से मतलब लिए जाने का मतलब ये हो गया कि एक उसका प्लेस फिक्स कर दिया गया है, आपको इधर उधर कहीं भागना नहीं पड़ेगा। डिसीजन एक प्लेस से, एक जगह से लिया जाएगा, जो बहुत अच्छा और ईजी हो सकता है। आगे अगर हम बात करें CHAM से बात करें, तो चैंपियन में एम से हमारे पास बनेगा मार्टर्स, और मार्टर्स का मतलब होता है देश के लिए मरने की भावना, शहीद होने की भावना, कि यार आज तो मैं इस अपने देश के लिए जान दे दूंगा। दुश्मनों से लड़ते हुए अपने देश के लिए जान देने की जो भावना आती है ना, ये इस रिवॉल्यूशन के बाद हुई थी। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ? देखो जरा, पहले क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर जैसे ही हम लोगों ने देखा था कि 14 जुलाई 1789 के अंदर फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अब ये जैसे ही रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, जो लोग थे 7000 जो लोग थे वो गैदर हो जाते हैं और वो अटैक करते हैं। देखा था ना हम लोगों ने, जेल पे जाते हैं, वहाँ अटैक करते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक करते हैं। तो अटैक कर रहे हैं मतलब क्या हुआ, वो खुद भी मरने के लिए तैयार है और मारने के लिए भी तैयार है। मतलब दोनों चीज़ आ गई है, मरने के लिए भी तैयार है, वो अपनी जान की परवाह किए बिना जा रहे हैं, मर भी सकते हैं, और मारने के लिए भी तैयार थे। तो इस तरीके से फीलिंग आ जाती है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक हम कहाँ पे आ गए, CHAM। P की बात करते हैं, P से आएगा हमारे पास लैब पैट्रे। अब लैब पैट्रे, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैंने देखा है, लास्ट ईयर की जो मेरी क्लास के स्टूडेंट्स थे, मैं जब भी लैब पैट्रे बोलता था तो उन लोगों को सुनाई देता था सर लैब पैट्रे मतलब लैब पेस्ट्री की बात नहीं कर रही है। इट्स अ फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लैब पैट्रे मीन्स की फादरलैंड। ये जो ज़मीन है ना, ये ज़मीन फादरलैंड, ये हमारे फादर की ज़मीन है। अब आप बोलोगे सर फादरलैंड क्या होता है, क्या सारी श्रुति देखना जरा। हमारे इंडिया में हम क्या बोलते हैं, आपकी प्रेयर के बाद, जब भी क्लास में क्लास या स्कूल के अंदर जो आपकी प्रेयर होती है मॉर्निंग प्रेयर के बाद, एक नॉर्मली आप लोगों ने अधिकतर जगह होता है वो चीज़ बोलते हैं भारत माता की, है ना। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, भारत माता की जय। तो ये भारत माता की जय का मतलब क्या हुआ, भारत एक रियलिटी में देखे तो कोई ये फीमेल है क्या? नहीं, एक ये लैंड है और इस लैंड को हम एज अ माता मानते हैं, ये हमारी माँ है। और माँ आप लोगों ने बॉलीवुड में भी देखा हुआ, स्पेशली सुनील शेट्टी को, ये धरती मेरी माँ है, बोलता है कि नहीं। तो ये जो धरती माँ मेरी है, ये कॉन्सेप्ट है। मतलब ये हम इसे मदरलैंड मान रहे हैं। और फ्रांस वाले क्या मान रहे हैं, फ्रांस वाले इसे मानते हैं फादरलैंड की। ये जो ज़मीन है ये हमारे फादर की ज़मीन है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे जो सुनील शेट्टी है, गलती से अगर वो यहाँ ना रहते हुए, इस इंडिया में ना रहते, अगर वो फ्रांस में रहते और वो ये बोलते ये धरती मेरा बाप है, क्यों बोलते? क्योंकि उनका डायलॉग भी ऐसा ही था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हमारे पास। इसके बाद आता है, तो अभी हम लोगों ने देखा
CHAMP देख लिया है, चैम्पी, ठीक है, पी तक आ गए हम। और ये जो कॉन्सेप्ट था जैसे फादरलैंड वाला, ये चीज़ हम लोगों ने, पी के बाद अगर हम बात करें आई से हमारे पास आता है आइडेंटिटी चेंज एज अ फ्रेंच पीपल। मतलब जो लोग थे ना, इन लोगों की अब आइडेंटिटी चेंज हो रही थी। अब आप बोलोगे सर आइडेंटिटी कैसे चेंज हो रही थी? तो ये जो पूरा चैंपियन वर्ड है, इस चैंपियन वर्ड के अंदर आप देखो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब मोनार्की सिस्टम जो था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आ जाता है, लै पैट्रिक कंसेप्ट आ जाता है, लै सिटियन वाला कंसेप्ट, सिटियन जो था ये कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग थे कहीं ना कहीं वो देश से जुड़ते जा रहे थे, जो देश की भूमि थी, जो फादरलैंड था, उससे जुड़ते हुए जा रहे थे। तो ये चेंजेस आ रहे थे। फिर अगर अब अभी हम आगे देखेंगे तो वो लैंग्वेज भी जो सुनने हैं या जो बोलेंगे वो भी चेंज होती, तो एक आइडेंटिटी इन लोगों की भी चेंज हो रही थी। आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद क्या हमारे पास वर्ड आ रहा है? CHAMPIO। ओ से कुछ भी नहीं है, ओ से यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, खाली छोड़ रखा है। और अगर आपको लिखना चाहे तो ओ से लिख सकते हैं ओथ। ये सारे लोग शपथ भी लेते हैं हर चीज़ के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। ओ के बाद CHAMPIO NED, ये तीन चीज़ें हमारे पास, NED। एन से अगर हम बात करें तो एन से क्या होता है? न्यू ट्राई कलर फ्लैग और न्यू नेशनल असेंबली। अब आप लोगों ने एक, मैं आपको थोड़ा सा एक ऐड रिकॉल कराता हूँ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो बचपन में कभी, तो एक बार उस ऐड को आप देखिए जरा। आपने ये ऐड दिखा है, वाह सुनील बाबू, नया घर, नई गाड़ी और नई दुल्हन, है कि नहीं? तो एग्जैक्टली अब सोचो जरा, फ्रांस के अंदर जब नया फ्रांस बन गया है तो कुछ चीज़ें तो करना पड़ेंगी ना। नया फ्रांस, ठीक है, सो नया नेशनल फ्लैग और नई नेशनल असेंबली। नया नेशनल फ्लैग क्या था? जो पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था ना, उस रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग को रिप्लेस करके एक नया फ्लैग लेके आए, और नया एक ट्राई कलर फ्लैग लेके आए। जो आप देखोगे जो फ्रांस का नेशनल फ्लैग है, जिसके अंदर ब्लू व्हाइट रेड कलर है, ये फ्रांस का नया नेशनल जो है फ्लैग इंट्रोड्यूस होता है। और नई नेशनल असेंबली आती है। बोलोगे सर नई नेशनल असेंबली क्या थी? देखो पहले फ्रांस के अंदर स्टेट जनरल थी, याद है हम लोगों ने देखा था 9th में स्टेट जनरल की मीटिंग होती है, जहाँ पे 300 रिप्रेजेंटेटिव होते, फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के, और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव होते। तो ये जो नया कॉन्सेप्ट था नेशनल असेंबली, अब उसका भी नाम चेंज कर करके क्या कर दिया था? वो पहले उसको स्टेट जनरल बुलाते थे, अब उसको क्या बुलाया जा रहा है? उसको बुलाया जा रहा है न्यू नेशनल असेंबली। तो नया नाम भी कर दिया गया जैसा हमारे एड के अंदर देखा था। आगे बात करते हैं, एन के बाद आता है ई का मतलब होता है इंजॉयड इक्वल राइट्स। इंजॉय इक्वल राइट्स का मतलब ये हो गया है कि पहले जो था ना फ्रांस के अंदर लोगों के पास राइट्स ही नहीं थे, कोई अधिकार नहीं थे। जो राजा बोल रहा है, राजा जो बोलता है वो सारी चीज़ें करना थी। राजा ने बोल लिया था जैसे कि सलीम और अनारकली को बंद कर दो, दीवार में चुनवा दो, तो चुनवा दिए जाते थे। पर अब क्या हुआ? लोगों को इक्वल राइट्स मिलने लग गए। इक्वल राइट्स का मतलब ये हो जाता है, और लोग उस राइट्स को एंजॉय भी करने लगे। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस में पहले क्या था? फ्रांस में अगर हम देखा जाए पहले तो जो सोसाइटीज़ थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब सोसाइटी का 3 पार्ट का सिस्टम ही हटा दिया, तो सारे लोग एक तरीके से इक्वल हो गए थे। मैक्सिमिलियन जो था रोबेस्पियर की बात करें तो इसके टाइम पीरियड, तो इसने स्पेशली जो ब्रेड थी, जो एक्सपेंसिव जो ब्रेड थी, फ्लोर्स जो यूज़ किए जाते थे ब्रेड को बनाने में, वाइट ब्रेड्स को बनाने के लिए, वो तब उसने बैंड करा दिया था, और उसकी जगह सिंपल प्लेन फ्लोर था जो आटा यूज़ किया जाता है, वो उसने प्रमोट किया था। तो ये इंजॉयड इक्वल राइट्स मिल रहे थे लोगों को, ठीक है। और डी से बात करें तो डी से हमारे पास आता है रीजनल डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है? बोले तो डायलेक्ट्स मतलब जो डायलॉग दिए जाते हैं, जैसे पिक्चर में होता है ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, बोलता है कि नहीं, इस तरीके से जो चीज़ होती है, नहीं। डायलेक्ट्स का मतलब ये होता है कि रीजनल डायलेक्ट्स का मतलब ये होता है जो छोटे से एरिया में बोली जाती हो, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में बोली। अब आप बोलोगे सर बोली और भाषा में क्या अंतर है? बोली मीन्स डायलेक्ट्स, रीजनल डायलेक्ट्स और लैंग्वेज, दोनों में बहुत अंतर है। डायलेक्ट्स जो होते हैं इसके अंदर नॉर्मली बुक्स से लेके या ज़्यादा लिटरेचर वर्क नहीं होता है, इसकी अपनी कोई स्पेसिफिक ग्रामर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं होता है, इस तरीके से चीज़ होती है। वहीं अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो एक पूरी कंप्लीट चीज़ होती है। अब आपके माइंड में फिर भी क्वेश्चन आएगा सर डायलेक्ट समझ में नहीं आया क्या होते हैं? सो डायलेक्ट समझ में नहीं आया होगा तो आप लोगों ने कुछ स्पेशली सॉन्ग सुने होंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा जो सपना चौधरी जी का है। कौन सा वाला? तेरी आँख्या का ये काजल मन करे छे गोरी घायल, तू पलट पलट के देखे, ये है क्या? आप बोलोगे ये क्या है सर? ये एक रीजनल डायलेक्ट्स है जो हरियाणा के छोटे से एरिया में बोली जाती है। एज इट इज आपने एक और सॉन्ग सुना होगा, स्पेशली जो दिल्ली वाले ये लोग देख रहे होंगे, दिल्ली का जब इलेक्शन था और जो हमारे भोजपुरी फेमस जो सिंगर है मनोज तिवारी जी, उन्होंने गाया था कौन सा?
रिंकी यहाँ के पापा, है ना, ये क्या था, रिंकी यहाँ के पापा वाला, ये भी तो एक सॉन्ग है। ये भी एक सॉन्ग है जो रीजनल डायलेक्ट्स, मतलब जो भोजपुरी लैंग्वेज में, भोजपुरी डायलेक्ट्स में गाया गया। तो ये जो दोनों चीज़ थी, इस तरीके से फ्रांस के अंदर भी तो वहाँ के रीजनल डायलेक्ट्स होंगे। तो लोगों को क्या कहा गया, लोगों को ये कहा कि आप इस तरीके से रीजनल डायलेक्ट्स ना बोले। क्या करा गया, डिस्करेज, मना करा गया कि आप उसे ना बोले, और उसकी जगह क्या बोले, उसकी जगह आप फ्रेंच लैंग्वेज बोले। तो इसके कारण क्या होगा, एक बड़ा जो ग्रुप है वो फ्रेंच जो पीपल्स का स्पीकिंग और अंडरस्टैंडेबल लेवल वो बढ़ जाता है। आप सोचो जरा, हमारी कंट्री में भी यही होता है, जितनी भी मदर टंग है, मदर टंग्स का मतलब होगा कि जो भी आप जिस एरिया में रहते हो और वहाँ पे जो लैंग्वेज बोल रहे हो, कहीं ना कहीं उसे थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मध्य प्रदेश में रह रहे हो तो मध्य प्रदेश में हिंदी बोली जाती है, पर जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश बोले। किस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, वो इंग्लिश को प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी को थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करते हैं। मैं नहीं कहता हूँ सभी जगह, पर वो पेरेंट्स की थिंकिंग होती है कि बच्चा शायद इंग्लिश बोलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। एज इट इज़ गुजरात देखेंगे, गुजरात के अंदर नॉर्मली जो मदर टंग उसकी गुजराती है, लेकिन फिर भी इंग्लिश वो बोलना चाहते हैं और इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हैं। महाराष्ट्र में जाओगे, मराठी उनकी मदर टंग, लेकिन फिर भी इंग्लिश को थोड़ा बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें साउथ के अंदर, तो तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है, बट फिर भी इंग्लिश बोली जाती है। और इंग्लिश जो है शायद हमारे इंडिया के अंदर सभी लोग समझ सकते हैं एक इस तरीके से। तो वहाँ भी ऐसा ही था कि जो रीजनल डायलेक्ट उसको क्या करा गया, डिस्करेज किया गया, और उसकी जगह कौन सी लैंग्वेज बोलने का कहा गया, उसे उसकी जगह फ्रांस लैंग्वेज बोलने का लोगों को कहा गया। तो इस तरीके से फ्रांस के अंदर बहुत सारे जो चेंजेस थे वो इंट्रोड्यूस हुए। किसके कारण, फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के कारण। फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के पहले ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं था। अब आपको लगेगा सर ये सारे चेंजेस हो गए तो क्या हुआ, यहीं रुकेगी क्या, नहीं। अब और आप सोचो जरा, कोई नई चीज़ आती है तो वो नई चीज़ वहाँ रुकेगी क्या, नहीं, वो तो स्प्रेड होती है। अब सोचो जरा, आपकी क्लास में आपको एक नई अच्छी सी खबर पता पड़ी, और वो जो न्यूज़ है वो न्यूज़ क्या वहीं पे रहेगी क्या, नहीं, वो न्यूज़ तो पूरी क्लास में स्प्रेड होगी, पूरी क्लास से स्कूल में स्प्रेड होगी। सो एग्जैक्टली ये यहाँ पे भी यही चीज़ है। जो ये नया कॉन्सेप्ट था जो नेशनलिज्म का, या जो ये जो सारी चीज़ें हो रही थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण, ये यहाँ पे नहीं रुका, और ये ऑल ओवर द यूरोप के अंदर, हॉलैंड बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, इन सभी जगह पे स्प्रेड हुआ है। तो यही तो कॉन्सेप्ट था, और यही नेशनलिज्म का जो फंडा था, जो स्पेशली कहाँ से, फ्रांस में ना रहते हुए ऑल ओवर द यूरोप में स्प्रेड हो गया। और इवन जो ये जेकोबियंस क्लब्स के जो मेंबर्स थे, ये भी नहीं रुके। इन्होंने भी क्या, एक कसम का ये टारगेट लिया कि हम ये जो रिवॉल्यूशनरी जो कॉन्सेप्ट है, ये हम हमारे यहाँ नहीं रखेंगे, और यूरोप के और भी पार्ट के अंदर, और भी अदर पार्ट के अंदर इसको हम स्प्रेड करेंगे। तो ये यहाँ तक का इस तरीके से हमारा टॉपिक हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और कमेंट भी कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास टाइम हो कमेंट करने का। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।